हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू संजीवनी क्लासेस। मैं आपका एजुकेटर अंकित कुंवर। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 बीएसटी के टॉप 25 क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसके आने के चांस इस बार बोर्ड में बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले हम आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है, मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड अ आर्ट। आपको बताना है कि मैनेजमेंट कैसे साइंस भी है और आर्ट भी है। ठीक है, मैनेजमेंट एज अ साइंस आपको पता है, मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स बने हुए हैं वो साइंटिफिक एप्लीकेबल है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जो भी इसके प्रिंसिपल्स बने हैं वो एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं। ठीक है, उसके बाद मैनेजमेंट के जो एक मिनट मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है वो सारे यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ठीक है, मैनेजमेंट एज एन आर्ट ये तब हो जाता है जब हम, आपको पता है जो भी हम मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो अपने स्किल्स लगा के काम को आप मैनेज करते हैं। ठीक है, पीपल को मैनेज करते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट एक आर्ट भी है, क्योंकि इसकी जो प्रिंसिपल्स वगैरह, जो थ्योरीज वगैरह वो लोगों को देख के बनाई गई है। ठीक है, तो इसमें पहला क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे हम लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको मैं जूम आउट करूं। ठीक है, क्या है मैनेजमेंट एज एन आर्ट में, देखो क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। ठीक है, पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, इसमें क्रिएटिविटी पे ध्यान दिया जाता है, आप कैसे प्रिंसिपल्स को लगा रहे हो। ठीक है, कैसे लोगों से बात कर रहे हो एज अ बीइंग अ मैनेजर। ठीक है, क्रिएटिविटी होती है इसके अंदर, आप अपने क्रिएटिविटी को इनहांस करते हो, क्रिएटिव आइडियाज वगैरह लगाते हो, उसके थ्रू मैनेजमेंट करते हो। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, एक मिनट में थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें आपको बताना है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। आपको मैनेजमेंट के फीचर्स वगैरह बताने। ठीक है, तो पहला मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मतलब हम मैनेजमेंट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम किसी गोल को अचीव कर सके। ठीक है, मैनेजमेंट परवेजिव नेचर का होता है, मतलब आपको हर लेवल पे मैनेजमेंट परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। मतलब ये मैनेजमेंट एक मल्टी डायमेंशनल है। मतलब इसका मतलब ये है कि आपको लोगों को भी मैनेज करना है, आपको वर्क को भी मैनेज करना है, आपको ऑपरेशंस भी मैनेज करनी है। ठीक है, उसके बाद क्या कहते हैं, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, आप दिख रहा होगा आपको, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी को इंटीग्रेट करता है। ठीक है, इसमें लोगों को हम एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये एक ग्रुप एक्टिविटी है। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है। ये जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होता रहता है उस हिसाब से मैनेजमेंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स, मतलब मैनेजमेंट को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, लेकिन मैनेजमेंट को फील किया जा सकता है। ठीक है, आप बैंक में जाते हो, बैंक में आपको बेहतर सर्विस मिली है, ये आप फील करके पता कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन है, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कैसे कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के लिए बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है लोगों को इंटीग्रेट करना और जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करना, लोगों को इकट्ठा करना है एक डायरेक्शन में। ठीक है, इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो देखो इसी से इसका कुछ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कोऑर्डिनेशन रेफर्स द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट। इन सबके काम को, एक्शन को इंटीग्रेट करना टुवर्ड्स द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसी को कहते हैं हम कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इसीलिए मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। सबसे पहले इसमें क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेट्स ग्रुप एक्टिविटी, ग्रुप एफर्ट्स। जो भी ग्रुप एफर्ट्स होता है उसको इंटीग्रेट करता है। इंटीग्रेट का मतलब इकट्ठा करता है। ठीक है, इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। जो एक्शन ले जा रहे हैं वो एक सही डायरेक्शन में ले जा रहे हैं, उसको इंश्योर करता है। ठीक है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। परवेजिव नेचर फंक्शंस होता है, इसका मतलब हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन कहीं हिला, काम वहीं पे खराब हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। ये हर मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कोऑर्डिनेशन बेहतर ढंग से कर सके। विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ये है, एक्सप्लेन फ्योल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको हेनरी फ्योल ने जो प्रिंसिपल दिए थे उसको समझाना है। पहला इसके अंदर है डिवीजन ऑफ वर्क। हेनरी फ्योल ने ये बताया था कि आप काम को डिवाइड कर दो। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दो। ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हेनरी फ्योल ने बताया था कि जितनी आप ऑथोरिटी दे रही हो उतनी ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दो।
ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस, ठीक है। उसके बाद है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मीन्स ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड रेगुलेशंस, मतलब सारे लोग जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स रूल्स वगैरह उनको सबको फॉलो करे, ठीक है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ कमांड। एक यूनिटी ऑफ कमांड बना रहे, एक लोग को मतलब कमांड देने वाला कोई एक ही व्यक्ति हो, लोग को पता हो कि उसका बॉस कौन है, ठीक है। उसके बाद है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब ये है कि जो भी एक तरीके की प्लान है उसका एक ही, जो एक तरह के जो भी काम है उसका एक ही प्लान, ठीक है, इसको कहते हैं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ये सारे प्रिंसिपल्स हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे, ठीक है। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, अच्छा एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स वगैरह बताने हैं, ठीक है। इसमें पहला फीचर्स क्या है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, कि जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो जर्नल गाइडलाइंस होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स आर नॉट रिजिड रूल्स बट फ्लेक्सिबल गाइडलाइंस दैट मेक्स हेल्प्स मैनेजर इन टेकिंग डिसीजंस एंड अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, ठीक है। ये जनरल गाइडेंस होते हैं, रिजिड नहीं होते, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे जैसे आप चाहते हो कि मुझे चेंजेस की रिक्वायरमेंट है तो आप चीज को इजिली चेंज कर सकते हो, ठीक है। फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है उसको प्रैक्टिस बार बार एक्सपेरिमेंट कर करके बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद है यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये पूरे यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, ठीक है। इसको आप कहीं भी कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकते हो, ठीक है। फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है, मैंने बताया आपको कि रिजिड नहीं होता ये। बिहेवियरल नेचर का होता है, मतलब इसमें आप लोगों के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बताता है, ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाए, ठीक है। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं इसके आने के चांस पेपर में ज्यादा है, ये PYQ कुछ क्वेश्चंस वगैरह उससे मैंने आपके लिए आप क्वेश्चन बनाया है ये, ठीक है। तो इसको एग्जाम से पहले जरूर देख के जाना, ठीक है। और साथ ही साथ चैप्टर्स भी वगैरह भी पढ़ना, अगर आपने चैप्टर्स वगैरह नहीं पढ़े तो ये क्वेश्चन कराने के कुछ फायदे नहीं है, ठीक है। हाँ, 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, ये कह रहा है एक्सप्लेन टेलर्स साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। 1 मिनट, अब दिख रहा होगा आपको। एक्सप्लेन टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड इट्स प्रिंसिपल, ठीक है। आपने जो टेलर्स ने जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट दिया था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि काम को ऐसे ही नहीं करना, काम को एक स्मार्ट तरीके से करना, एक बेस्ट मेथड यूज निकालना उस काम को करने का, इसको कहते हैं हम साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। तो प्रिंसिपल कुछ दिए थे, पहला प्रिंसिपल इसमें ये है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। इसका मतलब ये है कि हर काम को करने का एक बेस्ट ऑप्शन होता है, आपको उस बेस्ट ऑप्शन को ढूंढना है और उस पर काम करना है। जो भी पुराने ऑप्शंस वगैरह जो आ रहे हैं ऑल्टरनेटिव्स उसको आपको छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। इसका मतलब ये है देयर शुड बी हार्मनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स इंस्टेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। मैनेजमेंट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वर्कर्स और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो, वहां पे हार्मनी बनी रहे। अगर हार्मनी नहीं होगी तो काम उस तरीके उस कंडीशन में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्या है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब ये है कि सारे लोग एक सही डायरेक्शन में काम करें, सारे का सब लोगों का डायरेक्शन इंटीग्रेटेड हो, जो भी वो काम कर रहे हैं लोग अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए काम ना करें, उनका इंटरेस्ट ये होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, ठीक है। कोऑपरेशन बना रहे, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, सब लोगों का डेवलपमेंट करना जरूरी होता है, जितने भी पर्सनल काम कर रहे हैं उनका डेवलपमेंट होना चाहिए, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट बताता है, ठीक है। ये इसके कुछ प्रिंसिपल्स वगैरह थे। अब हम देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंस बताने हैं, ठीक है। तो पहला इसके अंदर क्या है कि आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट हमें आने वाली क्या अपॉर्चुनिटी है उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी मदद करता है, ठीक है। आइडेंटिफाइंग थ्रेट्स, कुछ फ्यूचर्स में जो थ्रेट्स वगैरह आने वाले हैं, ठीक है, समस्या वगैरह आने वाली है उसको हम थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर लेते हैं, ठीक है, आज में। तो ये हमें मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। उसके बाद टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस, हम ऑर्गेनाइजेशनल जो भी है वो सारे रिसोर्सेज यूज कर रही है सोसाइटी का, तो हमें उसमें मदद करता है ये। कोपिंग विद रैपिड चेंजेस, जो भी चेंजेस वगैरह आते हैं उसमें बदलाव करने में हमें मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, हमें पॉलिसी मेकिंग और प्लानिंग बनाने टाइम में हमारी मदद करता है। हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करते हैं कि आने वाले 6 महीने में कैसा होने वाला है, आने वाले 5 महीने में कैसा होने वाला है,
ठीक है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इस तरीके से हमें मदद करता है, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी मदद करता है, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के कुछ डायमेंशन वगैरह बताने हैं। इसके कुल 5 डायमेंशन है। पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इनकम लेवल्स, ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह जब इंपैक्ट करते हुए एनवायरनमेंट को, इसको कहते हैं हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब मान लोगों का टेस्ट चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से जो चेंजेस वगैरह आते हैं उसको कहते हैं हम सोशल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में क्या होता है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो जाती है, ठीक है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट का मतलब होता है जब हमारे इनोवेशन वगैरह रैपिड आते रहते हैं, चेंजेस वगैरह आते रहते हैं टेक्नोलॉजी के अंदर आते रहते हैं, ठीक है। तो ये होता है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। उसके बाद है लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि कंपनी को हमेशा, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है, कभी भी उनको रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है इम्पैक्ट द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन बिजनेस एंड इंडस्ट्री, ठीक है। कैसे गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस पे और इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ता है आपको बताना है। तो ठीक है, इससे क्या होता है, इंक्रीज जैसे एक 1991 में हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी ने कुछ चेंजेस करे थे, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद कंपटीशन में इंक्रीज हो गया था, डिमांड लोग ज्यादा कर पा रहे थे, ठीक है, टेक्नोलॉजी में एकदम से चेंज आ गया था, ठीक है। नेसेसिटी ऑफ फॉर चेंज, लोगों को लोग आप ये देख रहे थे कि मुझे चेंज की तरफ ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद क्या है, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। आपको उस टाइम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि लोगों को बढ़ाया जाए, ठीक है। मार्केट ओरिएंटेशन, मतलब अब लोग प्रोडक्ट की क्वालिटी पे ध्यान दे रहे थे कि मुझे प्रोडक्ट की क्वालिटी चाहिए, ठीक है, मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो ये कुछ इंपैक्ट पड़ता है एक गवर्नमेंट पॉलिसी के चेंज होने से, ठीक है। जैसे 1991 में कुछ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हुई, उसके बाद हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट कुछ इस तरीके से चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। आपको प्लानिंग के कुछ इंपॉर्टेंस वगैरह बताने हैं, ठीक है। ठीक है, प्लानिंग का मतलब आपको पता ही है, प्लानिंग का मतलब है हम, ठीक है, पूरा क्या क्या कैसे हमें काम करना है, क्या करना है, क्या अचीव करना है, सब कुछ को एक कॉपी पे लिख रही है, ठीक है। इसको कहते हैं प्लानिंग। अब प्लानिंग से होता क्या है, प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि काम को कैसे करना है, कैसे हमें क्या करना है, पहला स्टेप हमें क्या लेना है, दूसरा स्टेप हमें क्या लेना है, ठीक है। इसमें हमारी मदद करता है। रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। फ्यूचर में जो फ्यूचर हमारा पता है आपको अनसर्टेन है, उसके रिस्क को थोड़ा बहुत कम करता है। हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम कैसे उसमें एक्शन लेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टेज एक्टिविटी। मतलब एक काम को दूसरा लोग भी ना कर सके, मतलब जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, मान लो एक काम है, उसी को 2 जने कर रहे हैं, ठीक है, इससे बचाता है, क्योंकि ये इंश्योर ये करता है कि जो एक काम है वो एक ही बंदा करे, ठीक है। और वेस्टेज को ये रिड्यूस करता है। प्रमोट्स इनोवेशन, इनोवेटिव आइडियाज। प्लानिंग से जब हम प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हमें इनोवेटिव आइडियाज वगैरह आते रहते हैं, तो ये इनोवेटिव आइडियाज को प्रमोट करता है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। हमें डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करता है। उसके बाद है स्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के लिए स्टैंडर्ड सेट करता है कि कंट्रोलिंग में हम जब देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमारा काम एक्चुअल में हुआ है या नहीं हुआ है, वो यही डिसाइड करता है, ठीक है, कि क्या स्टैंडर्ड रखना है, किस तरीके से काम होना चाहिए। उसके बाद है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग के कुछ लिमिटेशन वगैरह होते हैं, वो आपको बताने हैं, ठीक है। पहला इसका लिमिटेशन ये है, लीड्स टू रिजिडिटी। मतलब एक बार प्लान बन गया उसको आप बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। मे नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जहां पे बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, वहां पे क्या पता ये काम ना भी कर सके। रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। कभी कभार क्रिएटिविटी को रिड्यूस करता है। मतलब एक बार जो प्लान बन गया आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, आप उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इससे क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं इंपैक्ट होती है। इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग करते टाइम आपकी कॉस्ट बहुत आती है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है। ये प्लानिंग जो होता है टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। ये नहीं है कि आज आपने काम किया, प्लानिंग स्टार्ट करी, शाम तक प्लानिंग डन। ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो टाइम लगता है उसमें, ठीक है। उसके बाद है डज नॉट गारंटी सक्सेस। इससे ये नहीं है कि आप प्लानिंग कर लोगे तो आपको सक्सेस मिल ही जाएगा, ठीक है। तो गारंटी नहीं करता सक्सेस की, आपको सक्सेस मिलना ही है या नहीं मिलना है, ठीक है। चलिए 11th क्वेश्चन पे तो पहुंच ही गए हम। 12th क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ प्लान्स। आपको प्लान्स के कुछ टाइप्स वगैरह बताने हैं। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका, ठीक है, 1 मिनट।
तो सबसे पहला इसके अंदर क्या है, हमारा पहला प्लान होता है जो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन द एंड रिजल्ट टू बी अचीव, कि हमें एंड गोल क्या, गोल अचीव क्या करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है कि मुझे क्या पाना है, क्या मुझे अचीव करना है, इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्लान। उसके बाद होता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। स्ट्रेटेजी का मतलब ये होता है कि कैसे उस प्लान पे हम, कैसे जो मैंने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया उसको कैसे हम अचीव करेंगे, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी प्लान। उसके बाद होता है पॉलिसीज। पॉलिसीज प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग, कि डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या गाइडलाइंस हमें फॉलो करनी है, उसको कहते हैं पॉलिसीज प्लान। उसके बाद आता है प्रोसीजर, कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, उसको कहते हैं प्रोसीजर प्लान। मेथड का मतलब ये होता है कि आपको कौन सा बेस्ट मेथड यूज करना है आपके गोल को अचीव करने के लिए, उसको कहते हैं हम मेथड प्लान। उसके बाद है रूल। अ रूल स्पेसिफाइज व्हाट मस्ट नॉट बी डन। रूल्स हमें ये बताता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है, ठीक है। बजट। बजट का मतलब ये होता है कि हमें कितनी इनकम आएगी, हमारी कितने एक्सपेंडिचर होने हैं, हमें बजट पूरा तैयार करना है उसके लिए, एक प्लान के लिए, ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब ये होता है जिसमें ये सारे प्लान आ जाते हैं, ठीक है। अ प्रोग्राम इज डिटेल प्लान दैट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एंड रूल्स, ठीक है। जिसमें सारे सब कुछ आ जाते हैं, उसको कहते हैं प्रोग्राम प्लान, ठीक है। ये था हमारा 12th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक मिनट। 13th क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि एक्सप्लेन द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग के आपको कुछ स्टेप्स बताना है कि क्या क्या उसमें स्टेप्स रहते हैं। पहला क्या है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले आपको काम को आइडेंटिफाई करना है कि हमें क्या करना है, और फिर काम को डिवाइड कर देना छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। उसके बाद आता है डिपार्टमेंटलाइजेशन। डिपार्टमेंटलाइजेशन का मतलब ये होता है कि एक काम के नेचर को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देना, ठीक है। सेम नेचर वाले काम को एक डिपार्टमेंट के अंदर डाल देना, ठीक है। इसको कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। उसके बाद होता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। आपको ड्यूटी असाइन करने की, कौन व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ठीक है। उसके बाद है स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। आपको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसका सब सुपीरियर है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ये आपको डिसाइड करना होता है, ठीक है। ये कुछ स्टेप्स थे आपके ऑर्गेनाइजिंग के। ये था हमारा 13th क्वेश्चन। अब हम चढ़ते हैं 14th क्वेश्चन पे। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन डेलीगेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके जाना पक्का। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं हम। क्या कह रहा है, एक्सप्लेन डेलीगेशन एंड इट्स इंपॉर्टेंस। Delegation refers to the process of assigning responsibility to subordinates, granting them the necessary authority to perform the task, holding them accountable for the result, ठीक है। डेलीगेशन का मतलब ये होता है अपने सब ऑर्डिनेट को कुछ आप ड्यूटीज दे रहे हो, कुछ ऑथोरिटी दे रहे हो, कुछ उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो कि आप इस काम को अच्छे तरीके से कर सको। एक तरीके से आप उनको छूट दे रहे हो कुछ, ठीक है। तो इसके एलिमेंट्स वगैरह क्या होते हैं, इसमें होता है ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। ऑथोरिटी का मतलब ये होता है कि आप उनको कुछ, जो भी आपने काम दिया उसके लिए आप उनको कुछ पावर दे रहे हो, कुछ राइट्स दे रहे हो, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि वो सबऑर्डिनेट जो आपने वो काम दिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसको वो काम करके देना होगा। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर कल को वो काम नहीं होता है तो उसके लिए आंसरेबल होगा आपका सबऑर्डिनेट। ये कुछ एलिमेंट्स होते हैं डेलीगेशन के। उसके बाद है कि एक डेलीगेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सबसे पहला क्या है, इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है। आप मैनेजर ही सब कुछ काम कर रहा है, ठीक है। आप मैनेजर ने अपना काम थोड़ा सा आगे ट्रांसफर कर दिया तो मैनेजर के लिए आप इजीली हो जाता है कि वो दूसरे तरीके पे दूसरी चीज पे ध्यान दे सके, ठीक है। इससे इफेक्टिव मैनेजमेंट हो पाता है। एम्प्लॉय का डेवलपमेंट होता है। अगर मैं किसी एम्प्लॉय को देता हूँ काम की आप मेरे बदले ये काम कर लो, तो उसका मोटिवेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उससे उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। उसके, हाँ ये देखो थर्ड पॉइंट हमारा यही होता है कि मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय से मोटिवेटेड रहता है कि मेरे सुपीरियर ने काम दिया है, मुझे ये काम करके उन्हें देना है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, ठीक है। ये ग्रोथ और एक्सपेंशन पे ज्यादा ध्यान देता है, ठीक। ये था हमारा 14th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है, ठीक है। एक मिनट। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है, मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको डेलिबरेटली क्रिएट किया गया मैनेजमेंट के द्वारा। मतलब जो भी आप देख रहे हो, जब आप काम करने जाते हो, जब आप काम करते हो, आपके मैनेजर्स वगैरह होते हैं, बॉस वगैरह होता है, उनके साथ बात कर रहे हो, काम के रिलेटेड बात कर रहे हो, ये सारे जो आप फॉलो कर रहे हो, ये सारा किसके अंदर कर रहे हो, आप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉलो कर रहे हो। ये डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव किया जाए। वही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता है। वो लोगों के व्यवहार के ऊपर, जैसे लोग काम कर रहे हैं एक साथ, किसी से हाल पूछ लिया कि आप कैसे हो, ठीक है, साथ में लंच कर रहे हैं, ये अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है।
बातचीत कर रहे हैं, ब्रेक्स में मिल रहे हैं, ठीक है, चिल कर रहे हैं उनके साथ, तो ये अपने आप क्रिएट हो जाता है, ठीक है। अब फीचर्स क्या क्या होता है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के, क्लियरली डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, क्या करेगा, रूल्स और प्रोसीजर के ऊपर बेस होता है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन सिस्टम होता है कि किससे बात कर सकते हो, किससे बात नहीं कर सकते आप, ठीक है। उसके बाद जो इनफॉर्मल होते हैं, इसमें कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं होता है, बेस्ड ऑन पर्सनल रिलेशनशिप, फ्लेक्सिबल डायनेमिक होता है, ठीक है। ये थे 15 क्वेश्चन। अब हमारा 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन रिक्रूटमेंट एंड इट्स सोर्सेज, ठीक है। आपको रिक्रूटमेंट बताना है, उसके सोर्सेज बताने हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट को अपने जो भी आपके पास जॉब खाली है उसके लिए इनवाइट करना है, इसको कहते हैं रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड इंकरेजिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, ठीक है। उनको इंकरेज करना कि आप आके जॉब के लिए अप्लाई करो, ठीक है। दो तरीके के सोर्स होते हैं हमारे रिक्रूटमेंट करने के लिए, पहला होता है हमारा इंटरनल सोर्स, दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का मतलब ये होता है, मान लो मेरे पास कोई जॉब खाली है, मैं उस जॉब के लिए अपने अंदर ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से किसी को रिक्रूट कर रहा हूँ, इसको कहते हैं इंटरनल सोर्स। उसके बाद होता है हमारा एक्सटर्नल सोर्स, मतलब उस जॉब के लिए मैं बाहर से लोगों को बुला रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल सोर्स के एग्जांपल हो गया, आपके प्रमोशन कर दिया किसी का, मैंने किसी का ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। उसके बाद एडवांटेजेस क्या होता है कि जैसे इंटरनल में मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर ही मैं किसी को प्रमोट कर रहा हूँ, तो इससे जो दूसरे लोग होते हैं वो थोड़ा मोटिवेट फील करते हैं कि आगे चल के अगर कल को कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी आती है तो इसमें हमारा प्रमोशन का चांस बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ेगा। तो इस वजह से लोग मोटिवेटेड रहते हैं और काम को अच्छे तरीके से कर पाते हैं। सेव्स टाइम्स और कॉस्ट, मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मुझे कहीं कोई पर्ची एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी है, मुझे किसी को हायर करना नहीं है, मुझे अंदर से लोग उठाना है, तो इससे मेरा पैसा और टाइम दोनों बचता है, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्सेज क्या क्या होते हैं, एडवर्टाइजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, वहां पे जाते हैं, फिर हम वहां से एम्प्लॉयमेंट लेके आ जाते हैं, ठीक है। ब्रिंग्स न्यू आइडिया, बाहर से लोग आ रहे हैं तो नए आइडिया आएंगे, एआई वाले लोग आ रहे हैं अब तो, ठीक है। प्रोवाइड्स वाइडर चॉइस, ठीक है, बहुत चॉइस हो जाते हैं हमारे पास कि हमें बेस्ट कैंडिडेट हम चुन पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग आते हैं हमारे पास, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। आपको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है। सबसे पहले क्या है मीनिंग, रिक्रूटमेंट का मतलब ये होता है कि आप ज्यादातर लोगों को बुला रहे हो, बस उनको बोल लो कि आओ और इंटरव्यू दो। सिलेक्शन का मतलब होता है कि आप उनमें से कुछ बेस्ट कैंडिडेट को चूज कर रहे हो। तो यही आपका मीनिंग हो गया कि सर्चिंग एंड अट्रैक्टिंग कैंडिडेट, प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट, ये इसकी मीनिंग हो गई। नेचर क्या है, पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें हम इन्वाइट करते हैं एप्लीकेंट्स को रिक्रूटमेंट कि आप आओ आओ आओ, तो इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस होता है। सिलेक्शन क्या होता है, सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस होता है, क्यों, क्योंकि इसमें से हम लोगों को छांटना स्टार्ट कर देते हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं होते उनको हम बोलते हैं कि आप बाद में आना या आपको हम नहीं रख रहे, ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रोसेस होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है रिक्रूटमेंट का, क्रिएट अ लार्ज पूल ऑफ एप्लीकेंट, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करो और उनको हमारे पास इंटरव्यू के लिए बुलाओ, ठीक है। लेकिन जो सिलेक्शन का ऑब्जेक्टिव होता है, जो मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट है उसको आप हायर करो, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेज, ये जो हमारा रिक्रूटमेंट होता है ये फर्स्ट स्टेज ऑफ स्टाफिंग होता है, जो हमारा सिलेक्शन होता है वो हमारा सेकंड स्टेज होता है, ये हमारा रिक्रूटमेंट के बाद होता है। एक बार मैंने पब्लिक को बुला लिया, कैंडिडेट बुला लिए, उनमें से रिक्रूट कर लिया कि मुझे किस किस को रखना है, ये होगा हमारा सिलेक्शन, ठीक है। कॉस्ट, रिक्रूटमेंट में कॉस्ट हमारी कम आती है, सिलेक्शन में हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है क्योंकि सिलेक्शन में कुछ टेस्ट वगैरह करवाने होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट। उसके बाद आता है हमारा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा, इसमें क्या है, A company noticed that newly recruited employees were facing difficulty in performing their task efficiently. The management decided to provide training to improve their performance. Some employees were trained while working on actual machines under the supervision of experienced workers, while others were given simulated work situation to practice without risk, ठीक है। मतलब इसमें बताया गया है कि कुछ व्यक्तियों को, कुछ एम्प्लॉय को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ को हमने बाहर भेजा, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन आइडेंटिफाई द टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग यूज्ड इन द अबव केस, ठीक है। पहला हो गया हमारा ऑन द जॉब, दूसरा हो गया हमारा ऑफ द जॉब, ठीक है। और जो एम्प्लॉय हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रह के काम कर रहे हैं उसको कहते हैं हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिसको हमने बाहर भेजा ट्रेनिंग के लिए उसको कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। एक्सप्लेन बोथ मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग इन डिटेल, सबसे पहले आपको ऑन द जॉब के बारे में बताना है, उसके बाद ऑफ द जॉब के बारे में बता दोगे। स्टेज एनी टू एडवांटेजेस ऑफ ईच मेथड, ठीक है, आपको एक एक मेथड का एडवांटेजेस बताने हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एडवांटेजेस आपका ये हो गया कि आपको प्रैक्टिकल लर्निंग करने के लिए मिलती है, आप काम भी कर रहे हो साथ ही साथ आप लर्न भी कर रहे हो, ठीक है। कॉस्ट इफेक्टिव होता है, इसमें कॉस्ट कम आती है क्योंकि आपको एम्प्लॉय बाहर नहीं भेजना पड़ता है, ठीक है। ऑफ द जॉब की ट्रेनिंग के लिए क्या होता है आपका, इसमें रिस्क फ्री हो जाता है, मतलब जो भी आप यहाँ पे कुछ लॉस नहीं कर सकते, आपके लिए बाहर
ऑफ द जॉब कराया जाता है तो आपका रिस्क कम हो जाता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है, काम को आप बेहतर तरीके से जान पाते हो, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एनी 4 पॉइंट्स, ठीक है। आपको डिफरेंस बताना है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। ट्रेनिंग का मतलब होता है लोगों को एक स्पेसिफिक स्किल्स सिखा देना, ताकि वो जो भी जॉब उनके लिए जिस भी जॉब के लिए आप उनको हायर किया वो जॉब ढंग से परफॉर्म कर सके। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल उनका ग्रो करना, ठीक है। तो यही इसका पहले क्या लिख रखा है, मीनिंग क्या होता है कि ट्रेनिंग जो फोकस करता है नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द एम्प्लॉय पे फोकस करता है, डेवलपमेंट क्या करता है ओवरऑल ग्रोथ पे फोकस करता है एम्प्लॉयज के, ठीक है। उसके बाद फोकस प्रेजेंट जॉब परफॉर्मेंस की लोग ट्रेनिंग का मेन फोकस होता है कि जो आज मैंने उसको काम दिया वो उसको बेहतर ढंग से कर ले, ठीक है। लेकिन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि फ्यूचर ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट करवाए, उसका ओवरऑल ग्रोथ करवाए, ठीक है। नेचर क्या है, जो हमारा ट्रेनिंग है वो शॉर्ट टर्म होता है, जॉब ओरिएंटेड होता है, खाली काम से काम की मतलब है। लेकिन जो ट्रेन डेवलपमेंट होता है वो लॉन्ग टर्म और कंटिन्यूस प्रोसेस होता है कि इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ हो उस एम्प्लॉय का, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं, ठीक है। स्कोप क्या होता है, ट्रेनिंग नैरो स्कोप का हो गया, डेवलपमेंट ब्रॉडर स्कोप का हो गया। डेवलपमेंट इंपोर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग का क्या है, ट्रेनिंग इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज बाय इंप्रूविंग देयर जॉब रिलेटेड स्किल्स एंड रिड्यूसिंग एरर्स इन वर्क, ठीक है। ट्रेनिंग से क्या होता है, उसको हम जो भी जॉब्स को परफॉर्म करने की जो नीडेड स्किल्स होती है वो प्रोवाइड करते हैं, जिससे एरर्स को वो कम करता है। डेवलपमेंट का इंपॉर्टेंस क्या होता है, डेवलपमेंट प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग मैनेजर टीम फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। डेवलपमेंट से हम फ्यूचर में जो हमारे मैनेजर होने वाले बनने वाले उसको तैयार करते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। और ये उसके ओवरऑल ग्रोथ पे ध्यान देता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द मेन एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। आपको डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स को बताना है। तो पहला इसके अंदर एलिमेंट होता है सुपरविजन, काम को देखना कि काम कैसा हो रहा है। उसके बाद होता है, इसमें क्या लिखा हुआ है, सुपरवाइजर गाइड वर्कर्स मॉनिटर्स देयर परफॉर्मेंस हेल्प सोल्व प्रॉब्लम्स, ठीक है। वो देखता है काम कैसे हो रहा है, ठीक है, उनको मॉनिटर करता है और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। मोटिवेशन का मतलब क्या होता है, लोगों को मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए। मोटिवेशन करने के लिए हम उसको फाइनेंशियल कुछ काम भी फाइनेंशियली कुछ इंसेंटिव दे सकते हैं, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हैं, रिकॉग्निशन करवा दिया, अप्रिशिएशन करवा दिया, ताली बजवा दी उनके लिए, ठीक है। उसके बाद है लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय को इन्फ्लुएंस करना, ठीक है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सके। उसके बाद हमारा फोर्थ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है अपने आइडिया इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे पहुंचाना, दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन। ये 4 लीडरशिप के डायरेक्टिंग के आपके एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारा 20th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, हाउएवर समटाइम कम्युनिकेशन फेल्स टू अचीव इट्स पर्पस, एक्सप्लेन एनी 4 बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। आपको मेनली इसके अंदर बैरियर्स बताने हैं कम्युनिकेशन के, ठीक है। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन तभी करना जब आपने चैप्टर खत्म कर लिया है। आप अगर इसके भरोसे पेपर में जाओगे तो ये मत समझना कि आप पास हो जाओगे, ठीक है। ये आपको तब इफेक्टिव लगेगा जब आपने पढ़ लिया है बुक को, उसके बाद आप एक बार इसको रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। तो देखते हैं बैरियर, देखते हैं पहले बैरियर क्या है। थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं मैं। हाँ, कुछ बैरियर्स होते हैं कम्युनिकेशन के, आपने पढ़े होंगे। तो पहला बैरियर होता है सेमेंटिक बैरियर्स। सेमेंटिक बैरियर्स, अच्छा एक मिनट। पहला बैरियर होता है हमारा सेमेंटिक बैरियर। दिस अकर्स ड्यू टू प्रॉब्लम्स इन लैंग्वेज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड। आपने कुछ अलग ही वर्ड बोल दिया इसका मतलब कुछ और होता है किसी भाषा में, ठीक है। तो इस तरीके के बैरियर को कहते हैं हम सेमेंटिक बैरियर्स। टेक्निकल वर्ड्स यूज कर ले, इसका मतलब लोगों को मतलब ही नहीं पता है। उसके बाद होता है साइकोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब ये होता है कि लैक ऑफ अटेंशन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म। लोग आपकी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, आप बता रहे हो कुछ बात, उनका ध्यान कहीं और है, फिर जो आप पूछ रहे हो उनसे तो वो बता नहीं पा रहे, ठीक है। उसके बाद होता है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन में कुछ बैरियर्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, ठीक है। कुछ पॉलिसीज वगैरह होते हैं जिसकी मुझे इन्फॉर्मेशन किसी को पहुंचानी है, लेकिन ड्यू टू द पॉलिसी मैं उनको कुछ बात पहुंचा नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो ये होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। उसके बाद आता है हमारा पर्सनल बैरियर्स। पर्सनल बैरियर्स का मतलब ये होता है लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं है, लोग सुनने में इंटरेस्ट ही नहीं रख रहे हैं, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं आपको सुनने में, ठीक है। ये सब कुछ होते हैं पर्सनल बैरियर्स, ठीक है। इस वजह से ये कम्युनिकेशन बेहतर ढंग से नहीं हो पाती, ठीक है। उसके बाद है हमारा एक्सप्लेन एनी 4 फाइनेंशियल एंड 4 नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दैट ऑर्गेनाइजेशन यूज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। इंसेंटिव का मतलब ये होता है सिंपल सा, इंसेंटिव और रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स, ठीक है। रिवॉर्ड से बेनिफिट होता है जो एम्प्लॉयर प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉय को, ताकि वो मोटिवेटेड रहे और काम को अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके। इंसेंटिव हमारा फाइनेंशियल भी हो सकता है और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। फाइनेंशियल में क्या आ गया, हमारा बोनस आ गया,
आपने कुछ एडिशनल पेमेंट कर दी, ठीक है, सैलरी के ऊपर कमीशन दे दिया, कुछ कमीशन में जैसे मान लो अगर आप 1 लाख की सेल करें तो मैं उसको 10% आपको दे देता हूँ या 5% दे देता हूँ, ठीक है। इस तरीके के जो इंसेंटिव होते हैं उसको कहते हैं कमीशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है प्रॉफिट शेयरिंग। कभी कभार क्या होता है, प्रॉफिट शेयर हो जाता है, ठीक है, कि आप इतना काम कर दो मैं आपको 10% प्रॉफिट दे दूंगा, 20% प्रॉफिट दे दूंगा, ठीक है। फ्रीलांसिंग में मेनली होता है ये काम, ठीक है। उसके बाद होता है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। आपने कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट दे दिए, जैसे आपने पीएफ दे दिया, पेंशन दे रहे, ग्रेचुटी दे रहे हो, ठीक है। ये कुछ फाइनेंशियल इंसेंटिव थे। अब हमारे कुछ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव देखते हैं हम। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव हमारा क्या है, रिकॉग्निशन एंड अप्रिशिएशन। आपने लोगों के लिए ताली बजा दी अपने एम्प्लॉय के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या है, जॉब सिक्योरिटी। आपने अपने एम्प्लॉय को सिक्योर फील करवा दिया कि भाई हम आपकी जॉब नहीं लेने वाले, प्रमोशन अपॉर्चुनिटी दे रहे हो उनको, काम की प्रमोशन दे रहे हो, ठीक है। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग, उनको अपने डिसीजन मेकिंग में शामिल कर रहे हो, ठीक है। जब आप प्लान बना रहे हो कुछ तो उनको, अपने एम्प्लॉय को आप उसमें बुला रहे हो, ठीक है। इससे क्या होता है, उनका मोरल बढ़ता है, उनका मोटिवेशन बढ़ता है और वो अपने काम को ढंग से कर पाते हैं। उसके बाद है, अच्छा कम्युनिकेशन सही है, कम्युनिकेशन is the backbone of management. Explain the importance of communication in an organization. Communication को हम backbone कहते हैं मैनेजमेंट का। इसके ऊपर आपको बताना है इंपॉर्टेंस क्या है कम्युनिकेशन के। तो पहला क्या है, एक्ट एज द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही अगर मैं बात कर पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, तभी मैं कोऑर्डिनेशन कर पाऊंगा, तभी मैं लोगों को एक साथ इकट्ठा कर पाऊंगा, ठीक है। हेल्प्स इन स्मूथ वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ वर्किंग के लिए भी ये इंश्योर करता है कि कम्युनिकेशन की स्मूथ वर्किंग, काम हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। उसके बाद है फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। इंक्रीज, उसके बाद क्या है, इंक्रीज मैनेजरल एफिशिएंसी। मैनेजरल एफिशिएंसी को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। ये कुछ इसके इंपॉर्टेंस वगैरह थे कम्युनिकेशन के। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। ये क्या कह रहा है, ठीक है, कंट्रोलिंग इज इन डिस्पेंसिबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह आ चुके हैं पीवाईक्यू में, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि कंट्रोलिंग को हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट से अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए आपको इसमें कुछ कंट्रोलिंग के इंपॉर्टेंस बताने हैं, इसी लाइन को, स्टेटमेंट को जो प्रूव कर सके, ठीक है। तो पहला क्या है, कंट्रोलिंग का मतलब सिंपल से पहले आपको समझना चाहिए। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो प्लानिंग के टाइम पे जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया था कि हमारा काम ऐसा होना चाहिए, क्या आपका काम एक्चुअल में वैसा हुआ है या नहीं हुआ। यही हम कंट्रोलिंग में देखते हैं। अगर नहीं हुआ है तो आपको कुछ एक्शन लेने पड़ते हैं और उसको इंप्रूव करना होता है, ठीक है। तो पहला क्या है कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस में, अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। गोल्स को कैसे अचीव करना है उसमें हमारी मदद करता है ये। उसके बाद है जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, मतलब किस स्टैंडर्ड से काम हुआ है उसको जज करने में मदद करता है हमें। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, ये इंश्योर करता है कि रिसोर्सेज को हमने एफिशिएंटली यूज किया, ठीक है। उसके बाद है इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इंक्रीज करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 24, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग और कंट्रोलिंग को हम इनसेपरेट होता है, मतलब इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे नहीं कर सकते, पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। प्लानिंग ही स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है कि काम कैसा होना चाहिए, तभी हम कंट्रोलिंग में देखते हैं कि काम एक्चुअल में हुआ है वैसा या नहीं हुआ है। उसके बाद क्या है, कंट्रोलिंग इंश्योर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि काम जिस तरीके से हमने प्लान बनाया क्या उस तरीके से काम हुआ है या नहीं हुआ। उसके बाद है बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, ठीक है। अगर मैंने स्टैंडर्ड सेलेक्ट ही नहीं कर पाऊंगा कि मुझे स्टैंडर्ड में डिसाइड ही नहीं करूंगा कि मुझे काम ऐसा चाहिए, तो मैं कंट्रोलिंग कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के आपको कुछ लिमिटेशंस वगैरह बताने हैं। तो पहला लिमिटेशन इसके अंदर ये है, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। आप इससे लोगों का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। लोग कैसे सोच रखते हैं, क्या रखते हैं, ठीक है, क्या वो जॉब से सेटिस्फाई है या नहीं है, ये आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते कंट्रोलिंग के जरिए। एक्सटर्नल फैक्टर्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट पॉलिसीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। आप इकोनॉमिक चेंजेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, नेचुरल डिजास्टर को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद है रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉयज में फील दैट कंट्रोलिंग मींस स्ट्रिक्ट सुपरविजन और लैक ऑफ ट्रस्ट विच में लीड टू रेजिस्टेंस, ठीक है। कभी कभी एम्प्लॉय इसको मिस अंडरस्टैंड कर जाते हैं कंट्रोलिंग से। वो समझते हैं कि यार इन कंट्रोलिंग से ये होगा कि मुझे रिस्ट्रिक्शन कर मिल जाएगी, मुझे मेरे ऊपर ज्यादा ध्यान रखना देंगे लोग सब, ठीक है, काम बंद के करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कभी कभी इस चीज से रेजिस्ट करते हैं, रोकते हैं कंट्रोलिंग को।
कॉस्टली प्रोसेस होता है कंट्रोलिंग, ठीक है, ये नहीं है कि आओ कोई भी कंट्रोल करके चले जाओ, कॉस्टली प्रोसेस होता है, ठीक है। तो ये कुछ टॉप 25 क्वेश्चन है जिसके इस साल आने की चांस काफी ज्यादा है। इसको आप ढंग से करना, ठीक है, और साथ ही साथ आप बुक को भी पढ़ना। अगर आपने बुक ही नहीं पढ़ा, आपने अगर लेसन ही नहीं पढ़ा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है, ठीक है, ये नहीं मैं इन डेप्थ में गया हूँ, ठीक है, मैंने आपको ऊपर ऊपर से बताया क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मेन तो आपका चैप्टर्स वगैरह जो आप चैप्टर्स पढ़ रहे हो, अगर आपने चैप्टर ढंग से नहीं पढ़े तो फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप चैप्टर रीड करना, आप टाइम हमारे पास वैसे भी कम है, चैप्टर को रीड करो ढंग से, उसके बाद ये देखोगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा, आपकी थोड़ी क्लैरिटी और बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट ए के कुछ टॉप 25 क्वेश्चन थे। हमारे पार्ट बी बच रहा है जिसमें हम फाइनेंशियल मार्केट वगैरह के बारे में देखेंगे, ठीक है, मार्केटिंग के बारे में देखेंगे, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बने रहो संजीवनी क्लासेस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय बाय।